उसका वो बढ़ेगा अपने आप से, कुछ बढ़ेगा नहीं ना। मतलब हो सकता है कि कुछ साल के बाद उसमें जैसे दाम बढ़ जाए, मार्केट वैल्यू बढ़े और फिर आप उससे खरीदें, आप उसको बेचें तो आपको कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि जो पैसा आपके पास है और आपने उसको और अधिक पैसा कमाने के लिए खर्च किया, बात समझ रहे हैं। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए था और आपने क्या किया कि वो 1 लाख रुपए मार्केट में लगा दिया। हो सकता है कि आपने शेयर बाज़ार में लगा करके कुछ किया कि दाम बढ़ेंगे तो हम बेचेंगे, और फिर मान लीजिए दाम बढ़ गया, आपने बेचा, एक वो निवेश हो गया। या मान लीजिए कि आपको लगा कि चलो 1 लाख रुपए हैं, चलो चाउमीन का ठेला लगा दिया जाए। मतलब आप मत लगाओ, लेकिन किसी को भी लगे कि चलो चाउमीन का ठेला लगा देते हैं, सामने देखते हैं लोग बहुत बिकता है। उसने ठेला वेला खरीदा, सारा सामान वगैरह खरीदा, उसमें खर्च के चूल्हा वगैरह सब कुछ खरीद करके, अब वो छतड़ी जो होती है गोल से लेकर 2-4 वो कुर्सी लगा करके उसने शुरू कर दिया। तो जो 1 लाख रुपए उसने लगाया, उसने देखा कि 6 महीने में उसे 2 लाख रुपए और ज़्यादा इनकम हो गया उससे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर वो पूंजी हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो अब ये देखिए कि पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवाद में सारी चिंतन का, सारी गतिविधियों का, सभी चीज़ का मूल जो होता है वो पूंजी होती है, ठीक है, वो पूंजी होती है। अब ऐसा होता है कि किसान के पास भी ज़मीन है, लेकिन किसान अपनी ज़मीन पर उत्पादन तो कर रहा है, खुद ही उत्पादन कर रहा है, लेकिन वो उस रूप में पूंजी नहीं कहलाएगी जिस रूप में एक उद्योगपति या एक व्यापारी अपने पैसे को लगाता है और लगा करके उससे और ज़्यादा इनकम कमाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है, पैसे से और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। और जब यही सोच काम करे पूरे समाज को चलाने में कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पैसा, सारी चीज़ों के मूल में है पैसा, और इस पैसे का मकसद है और पैसा कमाएं, फिर और पैसा कमाएं, फिर और पैसा कमाएं। जहाँ ऐसी सोच के साथ समाज चलता है, जहाँ ऐसे विचार के साथ जीवन चलता है और सबसे अधिक महत्व पैसे को दिया जाता है, वहाँ पर हम एक बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं कि भाई ऐसा समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है, समझ रहे हैं ना, पूंजीवादी समाज है, ठीक है। पूंजीवाद के पहले सामंतवाद था, ठीक है ना। एक बड़े चिंतक दार्शनिक हुए हैं हीगेल, ठीक है, और हीगेल ने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकता का या द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत दिया था, और उनका उसमें ये कहना था कि जब भी दो विरोधी ताकतें, दो विरोधी शक्तियाँ आपस में टकराती है तो उससे एक तीसरी ताकत पैदा होती है, ठीक है, और फिर वो ताकत जो है एक दूसरी ताकत से टकराएगी और फिर एक और ताकत पैदा होगी। इस तरह से दो ताकतें जब आपस में टकराती है और समाज में जो परिवर्तन होता है, इसी से यह विकास होता है, सृष्टि का विकास होता है, समाज का विकास होता है। सामंतवाद व्यवस्था पूंजीवाद के पहले की व्यवस्था थी, और सामंतवाद का जो समाज था वो जमीन पर आधारित था। वहाँ पर पूंजी जो थी वो जमीन थी, वहाँ पर ताकत का प्रतीक जमीन हुआ करता था। जमींदार वर्ग ताकतवर हुआ करते थे, चाहे हम भारत में जमींदारों को देखें या पश्चिम में जो सामंतवाद या जिसको कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, उस फ्यूडल सिस्टम में जो
हुआ करते थे सामंत, लॉर्ड्स हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स बोला करते थे उनको। तो ये लॉर्ड्स जो हुआ करते थे और उनके खेतों में जो काम करते थे मजदूरों को, गुलाम को कहते थे सर्फ। ये जो लॉर्ड व्यवस्था थी, ये जो सामंतवाद की व्यवस्था थी, ये जो फ्यूडल सिस्टम था, ये आपका पूंजीवाद के पहले की व्यवस्था थी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है। और उस समय का जो समाज था ना, वो बंधा हुआ समाज था। बंधा हुआ समाज इस मायने में था कि एक तो जो समाज की व्यवस्था थी उसमें जो सामंत वर्ग के लोग थे वो तो वंशानुगत सामंत हुआ करते थे ना। मतलब अगर पिता सामंत है तो उसका बेटा भी सामंत होगा, बेटा सामंत है तो उसका भी फिर बेटा सामंत होगा। जैसे हमारे यहाँ जमींदार का बेटा जमींदार, फिर उसका बेटा जमींदार, फिर उसका बेटा जमींदार, ऐसे वंशानुगत हो जाता है ना। तो वैसे समाज में किसी भी व्यक्ति को जो उसकी वंशानुगत पहचान है उससे अलग वो कुछ करने की स्थिति में नहीं होता था। बस समझ रहे हैं? और वैसी स्थिति में कुछ नया करने की संभावना भी तो नहीं होती है ना। मान लीजिए कि जमींदार को मालूम है कि मेरा बेटा भी जमींदार होगा और उसका बेटा भी जमींदार होगा, तो और कोई काम तो नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन जब पूंजीवादी व्यवस्था आई तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि अब वो बंधन नहीं रह गया था, ना जमीन से आइए, ना जमीन से बंधा हुआ जीवन रह गया था ना। ठीक है, जमीन से बंधा हुआ भी तो जीवन नहीं रह गया था ना। तो ऐसी स्थिति में जो नया पूंजीपति वर्ग आया वो सामंत वर्ग से अलग था। इसलिए अलग था क्योंकि जहाँ सामंत वर्ग में जो कुछ भी मिला था वो तो अनायास परंपरा से, वंश से मिल गया था। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग आए ये तो अपने संघर्ष से ना, अपनी सोच से, यह जो बोलते हैं ना रिस्क लेकर के, बिजनेस में बोलते हैं ना रिस्क है, नहीं बोलते हैं रिस्क है। रिस्क लेते हैं तो कहते हैं कि भाई इनको तो अधिकार है, क्यों नहीं कमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क लेके कर रहे, घाटा हो जाए तो डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे। रिस्क फैक्टर भी था। और जो पूंजीवाद भी आया, दो तरह का पूंजीवाद था। एक पूंजीवाद जो था वो आपका व्यापारिक पूंजीवाद ना, व्यापारिक पूंजीवाद, और दूसरा उत्पादक पूंजीवाद। बस समझ रहे हैं? व्यापारिक पूंजीवाद और उत्पादक पूंजीवाद। ठीक है। अब व्यापारिक पूंजीवाद में क्या होगा, आप देखते होंगे अभी कि कुछ जो कंपनियां हैं उत्पादन करती हैं और कुछ कंपनियां जो है वो सामान खरीदती हैं और बेचती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस वाले मॉल में आप जाओगे, जियो का जो ये है रिलायंस फ्रेश, ये अपने से थोड़ी हर प्रोडक्ट का खुद उत्पादन कर रहा है, वो तो सिर्फ खरीद रहा है और बेच रहा है ना जी, खरीद रहा है और बेच रहा है। ठीक है। तो ये व्यापारिक पूंजीवाद हुई ना। लेकिन मान लीजिए कि जैसे टाटा कंपनी है और टाटा कंपनी मान लीजिए कि उत्पादन कर रही है, ठीक है, नैनो का उत्पादन कर रही है मान लीजिए, या आपका जो मारुति सुजुकी है वो कार का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, नोकिया है वो मोबाइल का उत्पादन कर रहा है, एप्पल है जो खुद उत्पादन कर रहा है और फिर उसको बेच रहा है। तो ये तो आपका उत्पादक पूंजीवाद हो जाएगा ना। बात समझ रहे? पैसा दोनों में है, लेकिन एक जो है उसने क्या किया कि सामान का उत्पादन किया और उत्पादन करके बेचा, और दूसरे ने क्या किया, तैयार सामान को खरीदा और लाभ कमाते हुए बेच दिया। जैसे बहुत बार सुनते होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस क्या होता है कि बाहर से सामान कहीं से कंपनी से खरीदा और यहाँ पर मंगा करके बेच रहे हैं।
इंपोर्ट एजेंसी लिए हुए हैं, एजेंसी लिए हुए, वही चीज, एजेंसी जो लिए रहे तो क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई वो एलजी का एजेंसी हम लिए हुए हैं, तो एलजी का एजेंसी लेने का यही है ना कि हमने खरीदा और खरीद करके हमने क्या किया, बेचा। उत्पादक से हमने खरीद लिया और खरीद करके हमने बेचा, ये व्यापारिक पूंजीवाद हुई ना। खादिम का शोरूम है, आपने खोल दिया, आपने क्या किया, खादिम से खरीदा, खुद तो उत्पादन नहीं कर रहे हैं ना, और खरीद करके बाजार में 25% 30% लाभ कमा करके बेच दिया, ये होता है व्यापारिक पूंजीवाद। लेकिन जो अपना कारखाना लगा करके वो जूते का उत्पादन कर रहा है, वो तो उत्पादक होगा ना, समझ गए। तो ये दो तरह के पूंजीवाद रहे, पूंजीवाद का है दोनों रूप रहा, उत्पादक भी और व्यापारिक में। अब पश्चिम में देखिए पूंजीवाद पहले आया, पश्चिम के देशों में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, पुर्तगाल में, हॉलैंड में, या नीदरलैंड जिसको बोलते हैं। अब इन देशों में जो पूंजीवाद आया वो कैसे आया, वो तो व्यापारिक पूंजीवाद आया ना। व्यापारिक पूंजीवाद क्यों आया, क्योंकि अगर इतिहास को देखेंगे तो ये जो कंपनियां थी, भारत में भी कहते हैं ना कि 16वीं शताब्दी से 1600 ईस्वी से ही ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की, फ्रांस की, हॉलैंड की, स्पेन की, पुर्तगाल की, ये 5 देशों की तो कंपनियां आई थी ना यहाँ पर व्यापार करने के लिए ना। और यहाँ से क्या करती थी, अपना सामान तो नहीं बेच रही थी ना, वो तो यहाँ से सामान खरीद करके जाती थी और वहाँ महंगे दाम में बेचती थी, ठीक है। तो उत्पादन हमारे देश में हो रहा था और वो देश क्या कर रहे थे, व्यापारिक पूंजीवाद वहाँ था, व्यापारिक पूंजी थी, हमारे यहाँ से ले जाते थे, वहाँ पर बेच देते थे। तो पहले पश्चिम में व्यापारिक पूंजीवाद आई ना, सामंतवाद था। सामंतवाद के बाद जब पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण के बाद बहुत सारे लोग पश्चिम के देशों के सरकार के सहयोग से उन लोग लंबी यात्राओं पर निकले, समुद्र में यात्राएं की, उन्होंने रास्ते खोजे, सी रूट खोजा। तब केप ऑफ गुड होप होते हुए पुर्तगाल का वास्को डिगामा जो है वो इंडिया आया, कोलंबस जो है वो अमेरिका गया, ठीक है ना, मतलब वो तो इंडिया को खोजते खोजते वहाँ चला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई उस समय। और जब उन लोगों ने लंबी यात्राएं की और नई दुनिया को खोजा और यहाँ से सामान खरीद कर ले जा कर के वहाँ पर उन्होंने बेचा, बेच करके पैसे कमाने लगे ना, बात समझ में आ रही है ना। जब पश्चिम के ये देश अब वहाँ जा कर के हमारे देशों से पैसा ले जा कर के, हमारे देश से सामान खरीद करके, चाइना से सामान खरीद करके, समझ रहे हैं ना, इन देशों से सामान खरीद कर, बेसिकली तो आपका चाइना और हमारा इंडिया, यहीं से तो सामान ले जाते थे इन लोग, ले जा कर के जब बेचना शुरू किया तो उनके पास भी तो पैसा आने लगा ना। साथ ही साथ उस समय यह चीज़ हुई, एक तो व्यापार से पैसा आ रहा था और दूसरी चीज़ यह हुई कि उस समय पुनर्जागरण के बाद जिस तरह से ज्ञान विज्ञान का प्रचार हुआ, ज्ञान विज्ञान नई नई खोजें हुई ना, और उसके बाद जब पुनर्जागरण आया, पश्चिमी देशों में 500 से लेकर के 500 ईस्वी से लेकर के 470-80 के आसपास आपका रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है और उसके बाद आपका अंधकार युग शुरू हो जाता है। 500 ईस्वी से जब अंधकार युग मानते हैं तो आप जान लीजिए कि 15वीं शताब्दी तक, जब तक कि पुनर्जागरण नहीं आता है, रेनेसां नहीं आता है, ये 1000 वर्ष का जो इतिहास है पश्चिमी देशों का, ये 1000 वर्ष का इतिहास जो है वो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। और अंधकार युग इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान, तर्क बुद्धि, इन सब की प्रधानता नहीं थी, मुख्य तौर पर धर्म का शासन था और नई बात को सोचने
नई चीज़ को सामने लाने में जो धर्म था वो प्रोत्साहन नहीं देता था, जो कि हर सभ्यता की विशेषता रही है। ऐसी स्थिति में ये लंबा समय अंधकार युग का रहा है। लेकिन जब पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण समझते हैं ना? देखिए, पुनर्जागरण को ऐसे समझिए कि जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता है ना, हम कहते हैं ना कि हमारी प्राचीन सभ्यता बहुत विकसित थी, ठीक है, शहरी सभ्यता थी, विदेशों से व्यापार होता था, तो वो हम तो उसी सभ्यता से जुड़े हुए हैं ना। उसी तरह से पश्चिम में, यूरोप में अगर उनकी संस्कृति के मूल में जाएंगे तो यूनान की सभ्यता है, और उसके बाद रोम की सभ्यता है। यूनानी सभ्यता उनके यहाँ भी 2000 ईसा पूर्व से आप मान करके चलिए, और वह जो यूनानी सभ्यता थी जिसमें 800 ईसा पूर्व के आसपास आपके होमर होते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में जाकर के जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे ना, मैं तो भारतीय पढ़ाऊँगी लेकिन शोभा मैम पढ़ाएंगी पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। समझ रहे हैं ना? इसलिए सुनिए ध्यान से, मैं इसलिए हमेशा बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ आपको काम आने वाली है चीज़, ठीक है ना? लेकिन हाँ, कहानी की तरह बता रहे हैं, इसको सुन लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर ऐसा हुआ कि वो सभ्यता बहुत विकसित थी, नगर राज्य हुआ करते थे, ठीक है। उसमें आपने पढ़े होंगे स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टा में सैनिक शासन हुआ करता था, एथेंस में प्रजातंत्र हुआ करता था, और उसी एथेंस में आपके प्लेटो हुए, सोक्रेटिस सुकरात हुए, सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए, प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल हुए, अरस्तु, और एरिस्टोटल का शिष्य कौन हुआ? सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। समझे? ये गुरु शिष्य की परंपरा चली। और उस समय पश्चिम में यूनान की जो सभ्यता थी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विकसित थी, बहुत विकसित थी। लेकिन जब ईस्वी सन के प्रारंभ के समय या उसके कुछ पहले ही जब वहाँ पर रोम का आक्रमण होता है, रोमन साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब भी यूनान की का जो ज्ञान विज्ञान था उसको उन्होंने कैरी किया। समझे? कैरी करने का मतलब होता है कि उन्होंने उसको संभाला, सहेज कर रखा और उसको प्रचार प्रसार किया कि नहीं, ये हमारे काम की चीज़ है। इसलिए आप देखेंगे कि कहीं भी कोई विज्ञान पढ़िए तो उसमें आप देखते होंगे कि ना ये लैटिन के शब्द से निकला है, यूनानी भाषा का शब्द है। अरस्तु ने समाजशास्त्र में भी बातें कही, अरस्तु को आप फिलॉसफी में भी पढ़ेंगे, एरिस्टोटल को जीव विज्ञान में भी पढ़ेंगे, एरिस्टोटल को बॉटनी में भी पढ़ेंगे। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो वो उनका ज्ञान विज्ञान था। लेकिन जब 400 ईस्वी के आसपास रोमन सभ्यता का भी पतन होना शुरू हो गया और उसके बाद जब चर्च या मतलब जो धर्म का शासन प्रारंभ होता है, धर्म का प्रभाव बढ़ता है, तो धीरे धीरे करके ये जो किताबें थी ना, इसका खत्म हो गया असर। बात समझ रहे हैं? और तब अंधविश्वास, अंधास्था, मतलब कि तर्क बुद्धि का विकास नहीं होना, इसके बाद बहुत कुछ उसमें हुआ। पूरे अगर यूरोप को आप देखेंगे तो ब्रिटेन में, जर्मनी में ट्राइब्स हुआ करते थे और उन लोग भयंकर खूनी संघर्ष हुआ करते थे, खूनी संघर्ष होते थे। युद्ध से पूरा का पूरा जो वो सारा एरिया आक्रांत था यूरोप, आपस में ही इतने युद्ध हुआ करते थे। एक चीज़ तो वो थी, दूसरा धर्म का प्रभाव था। और ऐसी स्थिति में ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हो पाया, तो लोग भूल गए अरस्तु को, किताबें लुप्त हो गई, इधर उधर हो गया सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये किताबें जो थी ना, ये अरबों के पास चली गई थी, अरेबियन जो थे, अरब, ठीक है।
और जब कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब अगर आप यूरोप को भी देखेंगे ना तो पूर्वी यूरोप इधर और पश्चिमी यूरोप इधर, ठीक है, नक्शे में आप देखेंगे। और पूर्वी यूरोप की तरफ आप देखेंगे ना तो आपको वहाँ पर ग्रीस मिलेगा, यूनान, इटली मिलेगा, इटली, ठीक है। और उसके बाद इधर आपके पश्चिमी यूरोप के देश है। तो रोमन साम्राज्य जो था ना वो पश्चिमी यूरोप में भी था और पूर्वी यूरोप में भी था, ठीक है। और वह जो वहाँ का क्षेत्र था जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, कुस्तुनतुनिया कहते हैं, जब कुस्तुनतुनिया पर या कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब मतलब कि अरबों का शासन हो गया था, ठीक है, और जब वहाँ पर वो पुनर्जागरण आता है, पुनर्जागरण जब आता है तो फिर जो वहाँ के अरब शासक थे ना उनके पास तो किताबें थी ना एरिस्टोटल की, और उसके बाद फिर इनकी प्लेटो की, उन किताबों का फिर वो किताबें उनके माध्यम से फिर से यूरोप में पहुँचती है। और तब उनको लगता है कि अच्छा हमारे पास इतना ज्ञान विज्ञान था और हम इतने मूर्ख की तरह जी रहे थे, अरे ये तो हमारी चीज़ है, ठीक है। इसीलिए उस घटना को कहते हैं पुनर्जागरण, रेनेसा, फिर से जागना, कि कभी हम जागे हुए थे, यूनानी सभ्यता विकसित थी, हमारे पास इतने बड़े दार्शनिक थे, चिंतक थे, हमारे पास एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, सोक्रेटिस थे, हमारे पास टॉलेमी थे, हमारे पास सब कुछ विकसित था इतना, ठीक है। लेकिन हम जो इतने हजार वर्ष सो गए, हमें खुद ही नहीं पता था कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं। ऐसा होता है ना, कहते हैं ना कि हनुमान जी को भी अपनी ताकत का ज्ञान नहीं था, भूल गए थे कि मैं कितना ताकतवर हूँ, अभिशाप था उनको। तो जामवंत ने उनको याद दिलाया ना कि अरे तुम ही ना हो सूरज को निगल गए थे, तुम ही हो ना इतने ताकतवर हो, तुम्हारे सामने ये समुद्र क्या है जो हाथ पर हाथ धर कर बैठे हो, उठो जाओ छलांग मार दो। तब हनुमान की ताकत जागी। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य ही नहीं सभ्यताएं भी सो जाती हैं और फिर उनको जगाना पड़ता है। तो जब ये इन किताबों का पुनरुत्थान हुआ ना, इटली का जो क्षेत्र था ना, इटली में तो धीरे धीरे करके वो कॉन्स्टेंटिनोपल वाली और इटली का जो इलाका था उसमें आपका था सिसिली, नेपल्स और भी कुछ कुछ पोर्ट सिटीज़ हुआ करती थी, और वहाँ से व्यापार होता था ना, वो काफ़ी धनी इलाका था, इसलिए सबसे पहले पुनर्जागरण वहीं पर आया, इटली में, समझ रहे हैं ना। और उस समय आपके वहाँ पर दांते हुए डिवाइन कॉमेडी उन्होंने लिखी, इन लोगों का नाम आप पढ़ेंगे, सर्वेंटीज़ हुए जिन्होंने किताबें लिखी, मिल्टन हुए जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, पैराडाइज रिगेन लिखा, समझ गए ना। और भी बहुत सारे लोग हुए। धीरे धीरे करके जब यूरोप को ये पता लगा तो धीरे धीरे जो किताबें मतलब कि प्लेटो की, अरिस्टो की, सोक्रेटिस की, बाकी जो किताबें थी वो सामने आने लगी ना। और फिर लोगों का क्या हुआ कि लोग फिर से तर्क बुद्धि वैज्ञानिक ढंग से, विज्ञान सम्मत तरीके से सोचने लगे ना, सोचने लगे। और उस समय ऐसा हुआ कि सरकारों ने साथ दिया, सरकारों ने साथ दिया। मतलब सारे इतिहास में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि एक समय लगता है कि आदमी जागता है और एक समय लगता है कि कितना भी कोशिश करो पूरा का पूरा समाज सोए रहता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये कहानी बहुत, इतिहास को पढ़ेंगे, मैं तो बड़े रोचक ढंग से थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ, लेकिन कहानी बहुत ज़्यादा विस्तृत है इतिहास की कहानी। बात समझ रहे हैं। अब बड़ी रोचक भी कहानी है, पढ़ने से बहुत मज़ा आएगा। हिंदी से ज़्यादा मज़ा इतिहास पढ़ने में आता है। और हिंदी और इतिहास अलग नहीं, लिटरेचर आप कभी भी पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक इतिहास आ जाती है, ठीक है। इसलिए हम कहीं से भी शुरू होते हैं इतिहास आ ही जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें उस समय हो रही थी। जब ये किताबों का पुनरुद्धार हुआ, उत्थान हुआ, तो लोगों में क्या क्या चीज़ें आई, लोगों में पुनर्जागरण आया ना। और लोगों को लगा कि नहीं ऐसे सोचना है,
ठीक है, ये हमारे मूल ऐसा है। फिर वहाँ पर जो हुआ ऐसा कि पहले तो जो धर्म था, धर्म का प्रभुत्व था ना, धर्म जनता को भी कंट्रोल करती थी, धर्म राजाओं को भी कंट्रोल करती थी, शासक को भी कंट्रोल करते थे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो शासक वर्ग था, जैसे ब्रिटेन में आपके कौन थे, कौन थे, चार्ल्स 8 वही थे, मुझे लग रहा है चार्ल्स ही नाम था ना, चार्ल्स 8। सबसे पहले उनका झगड़ा हुआ, मतलब धर्म से, धार्मिक संगठन से, क्योंकि वो अपनी पत्नी को तलाक दे करके दूसरे से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने 5 शादियाँ की थी, ठीक है, देखिएगा उनको। तो उन्होंने हेनरी चार्ल्स नहीं, हेनरी द 8, ठीक है, हेनरी द 8। और अभी नेटफ्लिक्स पर एक देखिएगा, एक सिनेमा है बॉयलिन सिस्टर्स, ये बहुत पहले मैंने देखा था, फिर मुझे दिखा तो मैंने लिस्ट में डाल दिया। मैंने कम से कम मुझे लगता है 15-20 साल पहले सिनेमा देखी थी, बॉयलिन सिस्टर्स। तो वो उसी पर है कि हेनरी द 8 जो था वो चाहता था शादी करना, तो धर्म संस्था ने उसे कहा कि नहीं, तुम्हें इसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। तो उसने कहा कि छोड़ो, हम अपना चर्च खुद ही बना लेंगे, हमारा अपने इंग्लैंड का अपना चर्च होगा। उसके पहले तो होता था ना कि वेटिकन में जो चर्च पोप होते थे, अभी भी वो पूरे कैथोलिक जगत के हेड होते हैं। लेकिन हेनरी द 8 ने क्या किया, उनका तो झगड़ा हो गया ना, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिल रहा था चर्च से। तो वहाँ से शुरुआत होती है आपस में मनमुटाव की, और तब वहाँ पर एक झगड़ा शुरू होता है कि भाई राजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो धार्मिक संगठन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका फ़ायदा किसको मिलता है, लोगों को मिलेगा ना। दो बड़ी मजबूत संस्थाएं लड़ रही है, लड़ो, तुम दोनों एक हो जाओगे तो जनता को तो नहीं ना शोषण होता है ना। धर्म और शासन जब मिल जाता है तो जनता का शोषण होता है। लेकिन दोनों में जब मतभेद होता है तो जनता को आज़ादी मिलती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ जनता को सपोर्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर शासक भी सपोर्ट करने लगे, जाओ निकलो यात्राओं पर, खोजो नई दुनिया को, व्यापार का रूट बनाओ, ठीक है, व्यापार करो जा करके, हमारा पूरा साथ है। तो ऐसे समय में जो पुनर्जागरण से जिनमें नई चेतना जागी थी, उन लोग सब बाहर निकले। कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे लोग है ना, अमेरिगो वेस्पुची, और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोग सब निकले और इन लोगों ने अपनी सी रूट को खोजा, नई नई दुनिया खोजी और व्यापार करना शुरू किया। बात समझ में आ रही है। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब पैसा वहाँ आने लगा, देखिए ज्ञान विज्ञान कैसे विकसित होगा, ज्ञान विज्ञान पर विकसित करता है, डिपेंड करता है रिसर्च। समझते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए की नॉलेज है, फिजिक्स में कुछ पढ़ा, थ्योरी, केमिस्ट्री की थ्योरी है ना, बॉटनी की थ्योरी है, थ्योरी जान रहे हैं, ठीक है, लाइट का, उसके बाद मान लीजिए स्पीड का, उसके बाद साउंड का थ्योरी जान रहे हैं। लेकिन अगर उसी थ्योरी को, उसी नॉलेज को हमने प्रैक्टिकल किया, किसी रिसर्च में लगाया और हमने कोई ऐसी चीज़ बना ली जिससे हमें किसी नई चीज़ के प्रोडक्शन में मदद मिले या कोई नया चीज़ का प्रोडक्शन हो, तो वो आपका टेक्नोलॉजी हो जाएगी ना। जैसे लाइट जो है वो आपका अगर पढ़ो तो थ्योरी पढ़ी ना, लाइट एंड साउंड, लेकिन जब लाइट एंड साउंड को की थ्योरी को यूज़ करके टेलीविज़न बनाया गया तो वो टेक्नोलॉजी हो गई ना। क्या नहीं हुई जी, टेक्नोलॉजी हो गई ना। तो टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप करती है। आपका जो ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ये पूरा आपका नॉलेज पर है ना, फिजिक्स के नॉलेज पर है कि नहीं है। लेकिन जब इसको आपने बना लिया और यूज़ कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी हो गई कि नहीं हो गई, टेक्निक हो गई ना, टेक्नोलॉजी हो गई कि नहीं हो गई, बताइए। तो कोई भी जो नॉलेज बढ़ता है और फिर टेक्नोलॉजी कैसे होगी, रिसर्च करना पड़ेगा ना। रिसर्च करने में क्या चाहिए, पैसे चाहिए ना। आज भारत के बारे में कहते हैं कि भाई हमारे पास तो, हम लोग तो बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं, 0.75 पूरा हमारा GDP का 0.75 खर्च करते हैं।
जबकि चाइना 5% खर्च कर रहा है, 6% खर्च कर रहा है, हम इतने पीछे हैं। तो पैसे रहेंगे तो खर्च होंगे ना, ठीक है। उस समय जब पैसे आने लगे ना व्यापार से, तो वहाँ पर पश्चिम के देशों में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इन देशों में, स्पेन में, पुर्तगाल में, खास करके ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन के पास सबसे अधिक पैसा आ रहा था ना, तो रिसर्च हुआ शुरू, शोध हुआ शुरू, नई नई तकनीक आने लगी। और जब नई नई तकनीक आने लगी तो उनको लगा ना कि भाई हम जा कर के उतना महंगा सामान काहे खरीदेंगे, हम यही क्यों नहीं अपना बनाने लगे, हमारे पास तो पैसे भी हैं, हमारे पास तो अपनी तकनीक भी है। अब हमें क्या ज़रूरत है कि इंडिया जाएंगे और इंडिया से वो हम महंगा कपड़ा लेकर के आएंगे, वहाँ का महंगा सामान लेकर के आएंगे, चाइना जाएंगे वहाँ से महंगा चीज़ लेकर के आएंगे और हम यहाँ पर बेचेंगे। उससे अच्छा हम अपना ही शर्ट नहीं उत्पादन करें, यहाँ हम अपना ही उत्पादन करने लगते। तो उनके पास पैसे आ गए, उनके पास नॉलेज आ गया, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई, तो धीरे धीरे वो खुद उत्पादन करने लग गए। और जब खुद उत्पादन करने लग गए तो फिर उनको तो सामान चाहिए ना, तो फिर यहाँ से वो क्रम बदल गया। और फिर उनका क्या हो गया कि जहाँ से हम तैयार माल ला रहे थे, चाइना से, भारत से, इन जगहों से, हम अब क्या करेंगे, हम वहाँ से कच्चा माल लाएंगे। कुछ समझ में लग रहा है कि कुछ कहानी है, बढ़िया रोचक है ना जी। तो बहुत सा पूंजीवाद के विकास की पृष्ठभूमि एक तरह से बता रहे थे, है ना, कि किस तरह से सामंतवाद से पूंजीवाद का विकास हुआ। और वह पूंजीवाद जब भारत जैसे देश में आकर के इस देश को अपना गुलाम बना देता है तो कितना इस देश का नुकसान होता है, ठीक है, कितना शोषण होता है। वो कहानी जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि ज्ञान विज्ञान तकनीक ये सब का विकास पश्चिमी देशों में शुरू हुआ और उसमें यहाँ से जो पूंजी, व्यापारिक पूंजी जा रही थी, उसकी भी भूमिका रही। तकनीक के विकास में जो वहाँ औद्योगिक क्रांति आती है उसमें एशियाई देशों से, भारत से, चाइना से जो व्यापार किया पश्चिम के देशों ने, और जो यहाँ से धन संपदा वहाँ गई, पैसे गए ना, ठीक है, मतलब सामान बेच करके, मान लीजिए यहाँ से सामान खरीद करके बेचा तो महंगे दाम में बेचा ना, काफ़ी महंगे दाम में बेचा, तो पैसे वहाँ पर उस जिस वर्ग के पास आया, फिर वहाँ से उन्होंने तकनीक को और विकसित किया और फिर तकनीक को विकसित करके उसे फिर इन्वेस्ट किया, लगाया, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया उस समय वहाँ पर हुई। और एक चीज़ हमने ये भी बताया कि उस समय, मतलब देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। जब हम कोई नई चीज़ का उत्पादन कर देते हैं, बना देते हैं, तो वो इन्वेंशन होता है। आप कहेंगे टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ, रेडियो का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, लेकिन खोज किसकी की जाती है, डिस्कवरी किसकी होती है, जो पहले से है लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस समय जो समुद्री यात्राएं यूरोप से हुई और बड़े बड़े जहाज़ों में वहाँ के यात्री सब निकले, जैसे 1492 में कोलंबस भारत को खोजते खोजते अमेरिका पहुँच गया, ठीक है, और उसे ही लगा कि भाई ये तो यही इंडिया है, ठीक है, इसलिए वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कह दिया, जबकि वो इंडिया तो था नहीं। फिर आगे चल कर के 1498 ईस्वी में, 1498 में वास्को डी गामा वो पूरा एक अफ्रीका का चक्कर लगा करके आया ना, कालीकट के तट पर पहुंचा था वहाँ पर, और उस समय का शासक था वहाँ जमहूरीन। सब ने वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया था और साथ ही साथ वास्को डी गामा यहाँ से काफ़ी मसाले और बाकी चीज़ें लेकर के गया था, ठीक है। तो व्यापार की वहाँ से शुरुआत हुई थी और इस तरह से जो भौगोलिक खोजें हो रही थी उसने भी तो दुनिया को बड़ा किया ना। दुनिया को बड़ा इसलिए किया कि एक पूरा का पूरा महादेश ही नहीं पता था कहाँ है कि नहीं है। अमेरिका जो पूरा
जिसमें आपका अभी आप कहिए तो पूरे वर्ल्ड का 13% से ऊपर पूरा एरिया है वो अमेरिका जो है, क्योंकि उसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका भी आ गया, उसके नीचे आपका कनाडा आ गया, मैक्सिको आ गया। दक्षिण अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका में देखिए आपका ब्राज़ील है, कोलंबिया है, और भी बहुत सारे देश हैं ना उसमें, आप देखिएगा बहुत सारे देश हैं। वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र था उसके बारे में तो जानकारी नहीं थी ना, वो चीज़ें पता लगी। ठीक है, तो ये इन चीज़ों ने, इन यात्राओं ने, जिसने सी रूट को खोजा, जिससे यूरोप के जो लोगों का संपर्क एशिया से हुआ और अमेरिका की खोज हुई, इन तमाम चीज़ों ने विश्व की व्यवस्था को बदला, परिस्थितियाँ बदली ना। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, वो एक चीज़ हुई। और ज्ञान विज्ञान का जो तकनीक का विकास हुआ उससे भी परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि जहाँ पहले अंधविश्वास हुआ करता था कि धर्म ने जो कह दिया, धर्म गुरु ने जो कह दिया, धार्मिक किताबों ने जो कह दिया, आंख बंद करके उसका पालन करना है। अभी भी देखते होंगे ये अंधविश्वास है कि नहीं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, जो कहते हैं धर्मगुरु वही करते हैं, और न जाने कितने तरह के अंधविश्वास फैलते हैं। फैलते हैं कि नहीं? अंधविश्वास फैलते हैं ना। तो ये अंधविश्वास के कारण ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हो रहा था। लेकिन जब पुनर्जागरण होता है, इस तरह से सी रूट खोजे जाते हैं और ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र का विकास होता है, नई खोजों को, नए रिसर्च को, नई तकनीक के विकास में लोग पैसे लगाते हैं, वैसी स्थिति में धीरे धीरे करके ज्ञान विज्ञान काफ़ी विकसित होता है, जिसका सबसे ज़्यादा मतलब कि परिवर्तन जब आता है। देखिए, किताबें जो होती हैं ना, वो मनुष्य के भीतर की दुनिया और मनुष्य के बाहर की दुनिया दोनों को बदल कर रख देती हैं। किताबें हमें समझदार बनाती हैं। और पहले हालांकि भारत जैसा हुआ नहीं था कि खास वर्ग का व्यक्ति ही किताब पढ़ सकता है और बहुसंख्यक आबादी जो है निम्न जाति की है और किताब नहीं पढ़ेगी, वैसा नहीं था वहाँ पर। फिर भी एक चीज़ तो है ना कि जब हम समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए कि प्रिंटिंग की सुविधा नहीं रही होगी या टाइपिंग की सुविधा नहीं रही होगी, तो उस समय कितना मुश्किल रहा होगा ना किताबों को रख पाना। किताब मिलना भी तो मुश्किल थी ना। मान लीजिए कि 100 बच्चों को किताब चाहिए तो 100 किताब लिखनी ना पड़ेगी पूरी, क्या आसान रहता। और फिर वो जो 100 किताब लिखते वो भी तो स्थायी नहीं रहती ना, स्थायी थोड़ी रहती, नहीं रहती। कॉपी करना ही उतना मुश्किल होता, तो किताबों का उत्पादन ही कम होता था, लोग किताब पढ़ते भी बहुत कम थे, और बच्चों पर भी वही सिर्फ सब चीज़ हुआ ना। ठीक है, किताब तो एक बड़ा परिवर्तन ये आता है जो प्रिंटिंग प्रेस 15वीं शताब्दी के मध्य में, मुझे लगता है 1450 के बाद, गुटेनबर्ग, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। और उसके बाद फ़ायदा ये हुआ कि बड़ी संख्या में किताबें छपने लगी ना, और ज़्यादा किताबें छपेगी तब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ धनी वर्ग का व्यक्ति पढ़ेगा, साधारण आदमी भी पढ़ेगा, गरीब भी पढ़ेगा, सब खरीद करके पढ़ना है, छप रही है किताबें तो पढ़ेंगे लोग। तो किताबें छपने लगी, लोग किताब पढ़ने लगे, उससे भी बहुत सारी जागरूकता आई प्रिंटिंग प्रेस की। जैसे इंडिया में भी जब ब्रिटिश शासन शुरू हुआ तो उस समय हमारे यहाँ तो बहुत कुछ वैसा था नहीं, लेकिन चूँकि प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था तो उन लोगों ने बहुत सारी भाषा की किताबों का प्रकाशन कराया, अरिथमेटिक अंक गणित की किताबों का प्रकाशन करवाया। पर बाद में लगा कि नहीं, ये तो चीज़ सही नहीं थी, तो उसके बाद फिर मतलब कि जो ज्ञान विज्ञान के प्रसार को रोकने की भी तो कोशिश की ना भारत में या ऐसे देशों में। लेकिन एक जो चीज़ है ना कि किताबों ने मनुष्य के ज्ञान का काफ़ी विकास किया, तो एक प्रिंटिंग प्रेस का भी महत्व हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताइए। और जो तकनीक आने लगी, स्टीम इंजन, स्टीम एक बड़ी ताकत के रूप में, भाप की ताकत एक बड़ी ताकत थी ना, तो वो उसका
आविष्कार हुआ तो उससे मशीनों को चलाना बहुत तेज हो गया कि नहीं? तेज हो गया ना। पहले हम लोग वो चरखा लोग काटते थे तो सूत धीरे धीरे काटते थे तो कपड़ों का उत्पादन कम होता था। अभी स्पिनिंग जेनी आ गई, स्पिनिंग जेनी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत महीन सूत काटने जाने लगा, तो उत्पादन आसान हो गया ना। तकनीक ने जीवन को आसान किया। इसी तरह से रेलवे नहीं हुआ करता था तो आवागमन के, यातायात के उतने अच्छे साधन नहीं न थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, रेलवे का भी तो हुआ ना। रेलवे लाइन बिछा दिया गया, रेलवे का आविष्कार हुआ, उससे भी फायदा हुआ। और ये सारी चीज़ें बदल रही थी, समाज परिवर्तन हो रहा था और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे जो पूरी की पूरी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था थी, जहाँ पर जमींदार थे और नहीं तो ऊपर भगवान जो थे वो थे केंद्र में, और अब धीरे धीरे करके क्या हो गया, मनुष्यता, मानवता का विकास हुआ। मानवता का विकास होगा ना जी। क्यों? क्योंकि अब समझ गए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मनुष्य है। मनुष्य है सबसे महत्वपूर्ण ना। तो इसलिए भी मानवतावाद का विकास हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि कलाओं में और साहित्य में भी जब भी ऐसा लगा कि मनुष्य को महत्व देना है तो देवता अपदस्थ हुए ना। ऐसे तो हम भगवान को महत्व देते थे, हर चीज़ में ईश्वर ही केंद्र में हुआ करते थे, और मनुष्य या तो होता नहीं था और होता भी तो दबा कुचला लाचार स्थिति में होता था। लेकिन पुनर्जागरण में ये होता है कि मनुष्य प्रमुख हो जाता है, सारे चिंतन का, सारी सोच का, सारे विषय का, सारे जीवन का केंद्र मनुष्य हो जाता है। ये एक परिवर्तन होता है। तो तकनीक की बात आई, मानवतावाद की बात आई, और क्या बताए, और कुछ बताए थे? इतना समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सही बता रहे हैं ना? फिर इसके आगे तो उद्योग धंधे, तकनीक का विकास हुआ, फिर नए नए उद्योग धंधे भी लगने लगे ना। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह हुई कि पहले तो धर्म बताता था ना कि संसार क्या है, दुनिया ऐसी है, मनुष्य ऐसा है, ये धर्म बताता था, ये धार्मिक किताबें बताती थी। तो इसके आगे तो आदमी को अपने मन से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर धार्मिक किताबों ने बता दिया कि भाई दुनिया जो है ऐसे ही शुरू से है, ऐसा नहीं है कि बंदर से हम लोग मनुष्य बने हैं, या ऐसा नहीं है कि इतने पहाड़ पठार पहले नहीं थे, धीरे धीरे करके हुए, यहाँ पर युद्ध, ये जो भूकंप वगैरह आया, बाकी चीज़ें हुई तो उससे परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं था। बात समझ रहे हैं? ये बताया गया कि धीरे धीरे करके चीज़ें विकसित हुई है। ये नहीं है कि सब कुछ ईश्वर ने बना दिया, सब ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है, जो धर्म ग्रंथों ने कह दिया वही सही है, उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है। नहीं, इस विचारधारा का पुनर्जागरण में खंडन किया गया। ठीक है ना। और फिर यह हुआ कि नहीं, ईश्वर की जगह मनुष्य केंद्र में है, और साथ ही साथ मनुष्य अगर केंद्र में है तो अगर ईश्वर यहाँ पर अगर मनुष्य आता भी है तो मनुष्य अपनी सोच और बुद्धि से चलेगा, तर्क करेगा। तर्क समझते हैं ना कि ये है तो ऐसा क्यों है, ये है तो ऐसा क्यों है। आप बोलेंगे मोबाइल चल रहा है तो क्यों चल रहा है, तो आप बोलेंगे ना कि भाई इसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी है, बैटरी सही कंडीशन में है, हमने बैटरी को चार्ज कर दिया है, चार्ज है भी बैटरी, अभी चलेगी 2 घंटा। तो ये नॉलेज रहता है तब ना बता पाते हैं। तो वहाँ अगर विषय ही था तो फिर बाकी जो है तर्क से कोई चीज़ का कारण है तो उसका बताना पड़ेगा ना कि क्यों हुआ है। जैसे पंखा चल रहा है तो उसका कारण ना बोलेंगे बिजली है,
बिजली क्यों है, तो आप बोलेंगे ना कि भाई बिजली को इस तरह से उत्पादन किया गया है, या तो थर्मल पावर से बिजली बन रही है, हाइड्रो पावर से बिजली बन रही है, न्यूक्लियर पावर से बिजली बन रही है, कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, यह बताएंगे ना। तो पुनर्जागरण के बाद ऐसा हुआ कि हर चीज़ के लिए कारण खोजा जाने लगा। आंख बंद करके नहीं विश्वास करेंगे, चाहे सुखद स्थिति हो चाहे दुखद स्थिति हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तर्क की कसौटी पर, बुद्धि की कसौटी पर कस करके किसी को सही बोलेंगे। पुनर्जागरण का ये भी एक फ़ायदा हुआ, समझे। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हर चीज़ पर तर्क और विज्ञान की बात आई तो धीरे धीरे करके लोग भी तो और सतर्क हो गए ना, लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिए। भारत में भी सामान्य लोग लड़ रहे थे, किसान लड़ रहे थे, मजदूर लड़ रहे थे, महिलाएं लड़ रही थी, सब क्यों लड़ रही थी, इसलिए लड़ रही थी, कारण था ना, कारण होना जरूरी था, इसलिए हम लोग बोले भी थे उस समय, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो कारण कार्य होना, प्रयोग करना, तर्क चिंतन, ये तमाम चीज़ें आ गई। और यहाँ से फिर धीरे धीरे वहाँ पर चूँकि जो कलाओं का विकास हुआ, मतलब पश्चिमी देशों में पुनर्जागरण जहाँ पर आया, वहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ है, तो उसके मूल में मनुष्य है, ईश्वर नहीं। पहली चीज़ तो ये ना, ईश्वर नहीं मनुष्य। दूसरा कि जो धार्मिक किताबों ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, लोगों ने कह दिया, वो नहीं। जो हमारे अपने अनुभव से, हमारे ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन समझते हैं ना, निगरानी करके प्रत्यक्ष हमने जो देखा, उससे हमको जो अनुभव हो रहा है वो हम जो लिखेंगे वही हमारा विज्ञान है। ऐसे करके काम करना है, आंख बंद करके कुछ भी नहीं मानना है। ठीक है, तो मानवतावाद ये आई, बुद्धिवाद आया। अभी मानवतावाद और बुद्धिवाद में एक चीज़ है कि जब मानवतावाद का विकास हुआ, मनुष्य जब केंद्र में आया, तो राज्य कमज़ोर होगा कि नहीं, राजा कमज़ोर होगा ना। राजा जो कि हमेशा अपनी प्रजा को दबा करके रखता था, और अब हो गया कि नहीं, तुमसे ज़्यादा मजबूत तुम्हारी प्रजा है, तो राजा कमज़ोर होगा कि नहीं होगा। धीरे धीरे राजा भी कमज़ोर हुआ, ऐसा नहीं कि राजा कमज़ोर नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं रहता तो देश को आज़ादी मिलने के बाद तो हम लोग को खाली मतलब कि आज़ादी मिलने के बाद से हो जाता ना, समझ रहे हैं। हम ना आ रहे हैं आँख धो करके, अच्छा नहीं लग रहा है, समझे। घर में ना हमेशा तो ये मानवतावाद पढ़ रहे थे ना। चलिए मानवतावाद हम आपको बताएं, ठीक है, कि जो एक पूरी सोच, पूरा चिंतन, पूरा हर विचारधारा, सब कुछ जो ईश्वर केंद्रित थी, जो धर्म की सत्ता ही पूरे समाज को चला रही थी, पश्चिमी समाज को, वो उसमें परिवर्तन आता है और वहाँ पर मनुष्य का महत्व स्थापित होता है। ये पुनर्जागरण की देन है। ये भी रेनेसां के कारण हुआ कि हर चीज़ पर अब मनुष्य को केंद्र में रख करके विचार किया जाने लगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, जैसे एक कविता है, पता नहीं आप लोग भी पढ़े ही होंगे, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। ये विचारधारा पहले थी कि इस दुनिया में ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सारी चीज़ें सुंदर है, सारी चीज़ें चमकीली है, प्रकाशमान है। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जितने बड़े बड़े जीव हैं या जितने छोटे छोटे चीज़ हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड वंडरफुल, और ये तमाम चीज़ें जो इतनी सुंदर है, आश्चर्यजनक है, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, पहाड़, कितनी चीज़ें हैं प्रकृति में, सभी चीज़ आश्चर्य से भरी हुई है। और चौथी पंक्ति में है द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, कि उस ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो रेनेसां के पहले ये वाली विचारधारा थी कि जो कुछ भी है, जिस रूप में है, जैसा है, ईश्वर ने बनाया है। तो जब ये मान ही लिए कि हर चीज़ को ईश्वर ने बनाया है, तो कारण खोजने जाएंगे, हर चीज़ का तो यही जवाब होगा। टेबल क्यों है? ईश्वर ने बनाया, ईश्वर की मर्जी।
है ना। पहाड़ पहाड़ क्यों है? ईश्वर ने बनाया, ईश्वर की मर्जी, है ना। मनुष्य ऐसा क्यों है? ईश्वर की मर्जी। मनुष्य हाथी की तरह क्यों नहीं है? ईश्वर की मर्जी, ईश्वर ने बनाया है। तो किसी भी ज्ञान विज्ञान में थोड़ा भी आगे प्रगति होती नहीं ना होती। लेकिन जब मनुष्य केंद्र में आ गया और ईश्वर का हाथ समाप्त हो गया, तब तो इंसान को कारण खोजना पड़ा ना। तब तो इंसान कारण खोजा, पहाड़ जो है भूकंप क्यों आ रहा है। अब तो भगवान को नहीं देखेंगे, कारण खोजेंगे। तो सिस्मोग्राफ आया ना, सिस्मोग्राफ जो भूकंप मापी यंत्र होता है, कि ऐसा क्यों है भाई, समझ रहे ना। और तब जिज्ञासा हुई ना मनुष्य के बारे में, अरे शरीर के भीतर क्या है, शरीर के भीतर क्या है। तो फिर वो जो जितना मनुष्य की मानव शरीर की संरचना थी, जैसे कहते हैं ना लियोनार्डो दा विंची के बारे में भी, कि लाश को ताबूत से जब गाड़ दिया जाता, उसको निकाल करके वो शरीर की संरचना को समझता था। माइकल एंजेलो जो कि इतना बड़ा मूर्तिकार था, उसके बारे में कहा जाता है कि मनुष्य की संरचना को समझने के लिए उसने लाशों की मदद ली थी। कि पहले कोई सोच सकता था रेनेसा के पहले? बिल्कुल, ये तो ईश्वर विरोधी काम हो जाता ना, ईश्वर विरोधी काम था ना, क्योंकि सब चीज़ तो ईश्वर ने बनाया है। लेकिन वहाँ पर वो चीज़ खोज शुरू हुई, और इसका परिणाम ये हुआ कि चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे जो बाकी रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, तमाम चीज़ों में प्रगति हुई। भूगोल में, उसके बाद आपका नक्षत्र विज्ञान, आपका अंतरिक्ष विज्ञान, सभी चीज़ों में ना। और इसका परिणाम ये हुआ कि नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, जैसे दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार बहुत बड़ी चीज़ थी। और कोपरनिकस, केपलर, इन लोगों ने गणना की गणित के हिसाब से बताया कि सूर्य जो है वो ऐसा नहीं है कि धरती केंद्र में है सिर्फ ब्रह्मांड के, और बाकी सारे ग्रह, सूर्य वगैरह सब ग्रह उपग्रह तारे इसके चक्कर लगा रहे हैं। पहले ये माना जाता था ना, धर्म ने ये कहा कि धरती सबसे महत्वपूर्ण है, तो धरती केंद्र में स्थिर है, बाकी चीज़ें चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इन लोगों ने जब नई नई खोजें की और गणित के हिसाब से गणना करके बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो धरती जो है वो चक्कर लगाती है और सूरज जो है वो केंद्र में है। इसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड। पहले जो कहते हैं ना कि सूरज बीच में है, वो हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स था। हीलियोसेंट्रिक बोलते हैं, हीलियो बोलते हैं सूर्य को। क्यों? क्योंकि उसमें हीलियम होता है बहुत ज़्यादा। हीलियम में गैस होती है ना जी, हल्की गैस, उसीलिए सूर्य में है, समझे, इसलिए हीलियोसेंट्रिक। और जब ये हुआ कि नहीं, धरती केंद्र में है, बाकी चीज़ें चक्कर लगा रही है, तो जियोसेंट्रिक, जियो धरती, जियोसेंट्रिक वर्ल्ड। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो नेचर के बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे दिन रात कैसे हो रहा है, मौसम कैसे बदल रहा है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी तो तब ना हुई जब ये तय हो किया वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय गणना से हिसाब किताब करके कि नहीं, सूरज जो है वो चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी ही चक्कर लगा रही है सूरज के। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके बहुत चीज़ों का विकास हुआ, ठीक है ना। इसके बाद मनुष्य की जो अंदर रक्त संचरण प्रणाली है, इसको भी क्या नाम है उनका याद नहीं आ रहा है, हार्वे करके नाम है। तो उन्होंने उसको खोज की, हमारे जो रक्त परिसंचरण प्रणाली है उसकी खोज की ना। और धीरे धीरे करके देखिए, ऐसे करके ना ज्ञान विज्ञान, और बहुत विरोध झेलना पड़ा इन वैज्ञानिकों को। आप लोग पढ़े भी होंगे, समझ गए ना। कोपरनिकस को बहुत विरोध झेलना पड़ा, केपलर को, ब्रूनो थे एक, ब्रूनो को तो जिंदा ही जला दिया गया था। कोपरनिकस को बहुत झेलना पड़ा। गैलीलियो को माफ़ी दी, मृत्युदंड दे दिया जाता,
अगर उसने मतलब माफ़ी नहीं मांगी होती, लेकिन ऊपर से माफ़ी मांगी थी, अंदर से तो नहीं मांगा था। अंदर से तो उसने कहा कि लेकिन घूमती तो धरती ही है, घूमती तो धरती ही है, समझे। वहाँ से धीरे और आगे चल कर के इसमें और कौन किन का नाम जुड़ता है, न्यूटन का, और न्यूटन से आगे आइंस्टाइन का, और इस तरह से धीरे धीरे करके ज्ञान विज्ञान का विकास होता है। सब आपका रेनेसां से स्टार्ट होता है, समझे। तो ये तमाम चीज़ें